नमस्कार। शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ, खबरों के साथ भी आज चाय है और खबरें आज बहुत अच्छी हैं जो आपके जानने योग्य भी हैं। तो आज हम दोपहर की खबरों शुरू करेंगे। दोपहर की पहले पेज की खबरों से हम शुरू करेंगे क्योंकि हमेशा हम पहले पेज की खबर दोपहर की लेते हैं। बाकी खबरों पर बात करेंगे पर दोपहर के पहले पेज की खबरों से आज हम शुरू कर रहे हैं। दो एक खबरें बहुत अच्छी है जिस पर हमको बात भी करना चाहिए। एक तो आप ये समझ लीजिए कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा जो अपना नया कर्ज कार्यक्रम जारी किया है उसने रिजर्व बैंक के मौद्रिक नीति को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है। रिजर्व बैंक ने हाथ जोड़े हैं। क्यों? क्योंकि बांड बाजार में जहाँ से सरकार अपने बांड जारी करके पैसा उठाती है, उस बांड बाजार में सरकारों की हालत देखते हुए ब्याज दरें 11 महीने के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुँच गई हैं। मज़ेदार बात यह है कि 12 लाख करोड़ रुपए राज्य सरकारें उठाने को गिर पड़ रही हैं और उसमें मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पे कर्ज उठाने वाले राज्यों में शामिल हो चुका है। सबसे नंबर 1 पे तमिलनाडु है, कर्नाटक है, दूसरे पे तमिलनाडु और तीसरे पे मध्य प्रदेश है। कर्नाटक ने 74,000 करोड़ रुपए का कर्ज इस तिमाही में उठाया। मध्य प्रदेश ने 15,000 करोड़ का कर्ज पिछली तिमाही में जो अभी जा रही है उसके अंदर उठाया है। कारण ये हो रहा है कि जीएसटी में लगातार गिरावट, केंद्र सरकार द्वारा बजट में कटौती और इन सब का असर आने वाले दिनों में दिखने लग जाएगा। राज्य सरकारों की हालत इतनी ज़्यादा खराब हो गई और उसका मूल कारण क्या है? केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का ये जो लोक लुभावन योजनाएं चालू की गई हैं, इसके अलावा बड़े बड़े निर्माण कर लिए गए हैं। इन सारे निर्माण जो है ये पिरामिड बन गए हैं क्योंकि ये सरकार के लिए बोझ बनते जा रहे हैं। योजनाओं में बना लिए हैं पर इनका कोई उपयोग नहीं हो रहा। परिणाम ये हो रहा है कि आरबीआई को अब मजबूरी में ये तय करना पड़ रहा है कि भैया पैसे कहाँ से और कैसे आएंगे, क्योंकि बैंकों की हालत हो गई बहुत ख़राब। बैंकों में पैसा बचा नहीं है। 12 लाख करोड़ रुपया अगर बैंकों से और निकल जाएगा और राज्य सरकारों के खाते में चला जाएगा तो इस पैसे का कोई भी, क्योंकि 12 लाख करोड़ रुपया अगर बाजार में बढ़ता है तो बाजार को कर्ज की रफ्तार मिलती है। 12 लाख करोड़ रुपये अगर राज्य सरकारों को देते हैं आप तो दानपुर में चला जाता है। और इसीलिए इस बार ये कर्ज को लेकर सरकार भी बहुत चिंतित हो चुकी है और केंद्र सरकार खुद 10 लाख करोड़ का कर्ज उठा रही है। उसका कारण ये है कि केंद्र सरकार खुद कर्ज में गले गले डूब चुकी है। और मज़ेदार बात है, केंद्र और राज्य सरकारों का कर्ज उठा लोगे आप तो ये 350 लाख करोड़ के पार हम पहुँच गए। मतलब अब अगर 100 रुपये हम कमा रहे हैं तो 150 रुपये हम ब्याज भरने लग जाएंगे थोड़े दिनों बाद में। इसका आने वाले समय में बहुत बुरा असर भी आपको इसी देश में देखने को मिलेगा। कोई आश्चर्य की बात नहीं कि त्राही त्राही मचने लग जाए। इसके एक बड़ी खबर थी। हालांकि अभी रेवड़ी बंगाल में और बांटना है और इससे संभावना बताई जा रही है कि बंगाल में भी बड़ी रेवड़ी बांटने की, बंगाल फतह करने के लिए बड़ी रेवड़ी बांटने की तैयारी कर ली गई है। महिलाओं को लोक लुभावना जैसी योजनाएं हैं जो है वो वहाँ भी एक बड़ी सौगात देने की कोशिश की तैयारी चल रही है। राज्य सरकार पे आपको आश्चर्य होगा, बिहार के चुनाव में जो कर्ज बांटा गया 10-10 हज़ार रुपये दिए गए महिलाओं को, कहाँ से? वो वर्ल्ड बैंक से जो पैसा मिला था डेवलपमेंट और विकास के लिए, उसको सारा पैसा उठा के हमारे राज्य सरकार को कर्ज के लिए 2.25 लाख करोड़ रुपए उन्होंने कर्ज में बांट दिए। अब ये पैसा कहाँ से देगी राज्य सरकार, इसका कोई हिसाब किताब कहीं नहीं। राज्य सरकारें तो डूबेंगी पर वो पूरी सरकार के साथ देश को भी ले डूबेंगी। आने वाले समय में भगदड़ मचेगी राज्य सरकारों में। भैया आप बता रहे हैं कि विकास के लिए पैसा मिला था तो अपना विकास, सबका विकास कर रही है पार्टी ने। अपना विकास करने के लिए ही सबका विकास कर दिया है। जिनके घर विकास होना था, अगर अभी तक ढंग से विकास किया होता तो आज 17-18 साल का विकास हो गया होता वो भी। पर अब एक और बात करें, चांदी आज फिर उछल पड़ी है। चांदी को लेकर बड़ा मजेदार मामला है, चांदी और सोने को लेकर। कल मैं एक सोने की चांदी की दुकान पे बैठा था, सुबह बैठा था तो मैंने वहाँ हमेशा भाव लिखे रहते थे कि ये भाव है। तो मैंने देखा तो उन्होंने बोर्ड पे सब मिटा दिया था, सब साफ कर दिया था बोर्ड पे। तो मैंने पूछा यार भाव नहीं लिखा। अरे बोले क्या लिखो, आज चढ़ रहे हैं 2 घंटे बाद उतर रहे हैं, 3 घंटे बाद फिर चढ़ रहे हैं, तो समझ में नहीं आता ना कि लिखना क्या। बोले तो हमने बोर्ड साफ कर दिया, जो उस समय वो देख के बता दो भैया ये भाव है। तो ये हालत है। अब एक खबर पर हम बात कर लेते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण खबर भी है। कहाँ चला गया शहर का मास्टर प्लान? किसी भी शहर के डेवलपमेंट की जो आधारशिला होती है, जो आधार स्तंभ होता है वो होता है मास्टर प्लान। और उसी के आधार पर पूरे शहर का डेवलपमेंट किया जाता है कि अगले 20 सालों में, 25 सालों में शहर कहाँ पहुँचेगा। हमारा पिछला मास्टर प्लान जो है वो खत्म हो चुका 2021 तक वो समाप्त हो चुका। नया मास्टर प्लान 2027 हो गया, 6-7 सालों में अभी तक नहीं आया। पर जमीनों का खेल इस शहर में बड़ा जोरदार तरीके से जारी है। बहुत सारी जमीनों पर अधिकारियों ने भोपाल से धारा 16 में पहले इस प्रकार से नक्शे पास करना शुरू कर दिए थे। और ये मामला 4 लाख की रिश्वत से चला था कि 4 लाख रुपए एकड़ की रिश्वत से चला, फिर 6 लाख रुपए एकड़ पे गया, फिर 10 लाख रुपए एकड़ पे गया। और जब इसकी ज़्यादा शिकायतें बढ़ गई और मामला कोर्ट में चला गया तो इस मामले को वहीं रोक दिया गया। अब चूंकि मास्टर प्लान आना नहीं है, सारे लोग फंसे पड़े। 90 से ज़्यादा फाइलें भोपाल में। अच्छा, मास्टर प्लान जो जिनको अनुमति मिलनी है वो सारे मामले इंदौर में तय नहीं होते, ये सब भोपाल में ही होंगे और भोपाल से ही आपको अनुमति लेना पड़ती है, यहाँ से केवल फाइल जाती है।
तो अनुमति जो आपको मिलनी है कॉलोनी के लिए वो आपको भोपाल से, तो आप समझ सकते हैं एक बार फिर धारा 16 का जोरदार खेल शुरू होने वाला है। तमाम लोग जो फंसे पड़े हैं, जिनके किसानों के पैसे दे चुके हैं, कर्जदार हो चुके हैं, तमाम कॉलोनी और ज़मीनों के लोग डायरियों पे भी प्लाट बेच चुके हैं, वो भी सब उलझे पड़े हुए हैं। वे तमाम लोग जो है अब 10 लाख रुपए तक देने को तैयार है कि भैया बाहर निकला जाए, बहुत बुरी तरह से फंस गए सब। और तमाम कॉलोनाइजर जो हैं वो बिल्कुल धेले को मोहताज होने की स्थिति में भी आ गए हैं, जो छोटे मोटे पैसों के लिए भी आजकल इधर दौड़ते हुए देखे जा सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मास्टर प्लान जो है मेट्रोपॉलिटन के बीच में कहीं ना कहीं रखा रह जाएगा। मेट्रोपॉलिटन को विस्तार देने की जो कोशिश की जा रही है, उसमें क्या योजनाएं ला रहे हैं उसको देखते हुए मुझे लगता है अब तो नए सिरे से ही मास्टर प्लान बनेगा, जो बना हुआ वो कागजों में रखा रह जाएगा। मजेदार बात एक और है, जिस भी अधिकारी से, उच्च स्तर के अधिकारी से आप पूछो कि मास्टर प्लान का क्या, पूरी तरह से तैयार पड़ा है, मुख्यमंत्री को हरी झंडी देना, और मुख्यमंत्री मतलब सारा ठीकरा जो है वो ले दे के मुख्यमंत्री के नाम पे फोड़ा जा रहा है कि मुख्यमंत्री चाहे तो कल मास्टर प्लान रिलीज हो सकता है, और वो देख नहीं पा रहे हैं। जैसे ही वो देखेंगे और हरी झंडी देंगे तो मास्टर प्लान लागू कर देंगे। 90% अधिकारियों और राजनेताओं का यही कहना है। इंदौर और भोपाल दोनों इसी मामले में फंसे पड़े हुए हैं, पर इससे शहर का विकास बहुत बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। ग्रीन बेल्ट की जमीन पर आप धारा 16 में अनुमति दे चुके हो, कई जगह पर आप दूसरी योजनाओं की जमीन पे भी अनुमति दे चुके हो, जिनको अनुमति दे चुके हो प्लाट बेच चुके। फिर वही हालत आएगी कि अहिल्या, कौन सी रोड काटी थी आपने, अहिल्यापथ, और अहिल्यापथ में कॉलोनियां कट गई, उसके बाद आपने पथ डाल दिया, तो वो कोर्ट चलेगा और वो मामला आखिरी में शून्य हो गया। ऐसा ही इस शहर का विकास बहुत तेजी से हो रहा है, इतना तेजी से विकास हो रहा है कि आपको समझ नहीं आएगा कि कहाँ देखना और कहाँ नहीं देखना, पर रोड पे गाड़ी बहुत समझ के चलाई, क्योंकि यहाँ पे बहुत तेजी से विकास हो रहा है। क्या साहब? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ये दो खबरें थी जो हम दोपहर से उठाई थी, जो महत्वपूर्ण खबरें थी। बाकी खबरें और भी जगह, और उसमें भी हम अलग अलग खबरें लिए। अब हम अग्निबाण खबरों की बात कर ले रहे हैं। तो अग्निबाण खबरों में एक तो 8 मास्टर प्लान की जो महत्वपूर्ण सड़कें हैं वो मानसून के पहले तैयार करने की तैयारी की जा रही है। इन पर जहाँ अतिक्रमण वगैरह तो कुछ हटे भी हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद एबी रोड वाली, एक तो है जीपीओ से सरवटे वाली, छावनी पुल से एबी रोड वाली रोड है, वीर अटल द्वार से वीर सावरकर, ये सारी रोड बहुत जर्जर हो चुकी है, निर्माण नहीं शुरू हो रहा, तो बहुत खड्डे हो गए इन पर भी। पर अगर बेहतर है, क्या फरवरी चल रहा है शायद, और मुझे लगता है कि मार्च अप्रैल मई 3 महीनों के अंदर ये 8 रोड बन जाएगी। मुझे नहीं लगता कि इंदौर में इस तरीके का कमाल जो है नगर निगम कर पाएगा कि मास्टर प्लान की सड़कें की जो 8 सड़कें उनको समय से पहले, मानसून के पहले बना लेगा। मुझे कहीं से कहीं बनती नहीं दिखती है। हाँ, ये जरूर है, सिर्फ एकमात्र रोड मालवीय नगर की ऐसी रोड है जिसपे कब्जे हटते ही वहाँ बड़ा तेजी से काम चल रहा है, और मुझे लगता है वो सिर्फ एक रोड, एक नज़ीर बनेगी जो समय पर बन गई है। फिर बाकी आप जिस रोडों की बात कर रहे हैं, मास्टर प्लान एबी जीपीओ चौराहे से लेकर सरवटे बस स्टैंड की आप बात कर रहे हैं, जंजीर वाला चौराहे से लेकर अटल द्वार की सड़क की बात कर रहे हैं, ये वो सड़कें हैं जहाँ पर अतिक्रमण के जो कब्जे हैं अंगद की पैर की तरह जमे हुए हैं, और इन्हें हटाना नगर निगम के लिए सबसे टेढ़ी खीर रहेगी। वहाँ निशान लगाने के बाद नगर निगम देखने तक नहीं गया है, निशान लगाता है, हटता है, विरोध होता है, हटता है। सबसे बड़ी बात है, नगर निगम कमिश्नर पिछले दिनों जो है अटल द्वार वाली रोड का निरीक्षण कर, उस एरिया में सफाई देखने गए थे, पता चला सड़क के दायरे में ही जो मकान आ रहे हैं, निशान लग चुके हैं, उसके बावजूद निर्माण हो रहा है। मुझे लगता है ऐसे दिलचस्प किस्से इंदौर में ही होते हैं। ऐसे में ये दावा करना मुझे लगता है पूरी तरह गलत है कि मानसून शुरू होने के पहले हम जो है शहर में 8 सड़कें मास्टर प्लान की दे देंगे, एक सड़क बन जाएगी। मुझे लगता है वही राह बनती दिख रही, बाकी तो आप किसी सड़क पर आप हाथ नहीं डाल पा रहे हैं। और जो सड़कें शुरू हो चुकी हैं पहले उनकी सूद ले लीजिए, जो चल रही हैगी। बात करें एडवांस एकेडमी से लेकर जो एक सड़क बननी हैगी MR12 को मिलाने वाली, बाईपास को जोड़ने वाली सड़क, उस सड़क में ज़्यादा बाधाएं नहीं है, उसके बावजूद हटाने जाने की हिम्मत नगर निगम नहीं जुटा पा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बातें ही बातें हैं, और नगर निगम काम से हम अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं कि नगर निगम कहता क्या है, वो करता क्या है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, क्या करना हमें। चलो एक खबर पर और देख लेते हैं। विधायक और मेयर ने आज लगाई चौपाल। अब ये वार्डों पे चौपाल लगने लगी, समस्याएं वहीं की वहीं आ रही हैं, पर आपकी चौपाल लगने के बाद में आप ये पता लगाएं कि 7 दिन बाद उनमें से कोई समस्या का हल हुआ है क्या? नहीं, केवल सुना जा रहा है आपकी समस्याओं को, और 90% जगह आवारा पशुओं को लेकर, मतलब कुत्तों को लेकर और गंदे पानी को लेकर शिकायतें निरंतर बनी हुई हैं। इस कान से अधिकारी सुन रहे हैं, महापौर और विधायक भी सुन रहे हैं, सब एक दूसरे से सुन लिया, ये मामला यही का यही अध्याय समाप्त हो जाए, क्योंकि अब ये निरंतर चौपाल चलनी है, अलग अलग जगहों पर निराकरण नहीं हो रहे हैं, समस्याएं वहीं की वहीं बनी हुई। क्या सर? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जनता की चौपाल में जो शिकायतें आई, आज विष्णुपुरी से इसकी शुरुआत हुई, और सबसे समझने वाली बात यह है कि उसके अंदर वही शिकायतें आ रही जो मूलभूत ज़रूरतें हैं, जिसको देने का काम नगर निगम की जिम्मेदारी है। अगर नगर निगम की जिम्मेदारी
काला काम अगर निगम नहीं कर पा रहा है और वही सारी समय सड़क, बिजली, पानी, सफाई, गंदगी को लेकर अगर शिकायतें हो रही है तो समझ लेना चाहिए आपका विकास मॉडल 25 साल से आप नगर निगम में काबिज हैं, आपका विकास मॉडल कहाँ तक पहुँचाएगा। सही बात है। कल किसी ने हमसे कहा था जिन अधिकारियों को इंदौर में दे रखा है मामला वो नगर निगम से कलेक्ट्रेट चलेगा, तो वहाँ पे भी शिकायतें यथावत, जिनको पहले भी मालूम था इंदौर की समस्याएं क्या, समस्याएं वही की वही बनी हुई है। दुर्भाग्य हो रहा है कि इंदौर की नब्ज समझने वाले अधिकारी अब यहाँ नहीं है। जो अधिकारी नब्ज समझते थे शहर की और शहर को लेकर खड़े होते थे वो खत्म हो चुके हैं। 2 दिन पहले यातायात विभाग ने एक अभियान चलाया था, 2 दिन बाद ठंडा पड़ गया वो। अधिकारी जब तक खुद नहीं निकलेंगे, अधिकारी खुद तैयारी नहीं करेंगे, जब तक किसी भी काम का होना संभव, और उसके लिए फिर अधिकारी का व्हील पावर बहुत मजबूत लगता है। हम पत्रिका खबर की बात कर लें, हालांकि सवेरे सब आ चुका है, पर पत्रिका खबर में एक महत्वपूर्ण खबर यही है, इंदौर से पहला एक्सप्रेस जब चालू होगा 48 किलोमीटर का, इंदौर से उज्जैन का, ये आपके हनुमान जी का जो पितृ पर्वत बना है उसके पास से ये रोड निकलेगा और सीधा उज्जैन जाएगा। 48 किलोमीटर का नॉन स्टॉप रोड होगा, आप बिल्कुल बेधड़क इस रोड पर चल सकते हैं और ये सियासत के पहले तैयार हो जाएगा तो बहुत बड़ी उपलब्धि भी होगी। मुआवजे की राशि आ चुकी है, अवार्ड घोषित हो चुके हैं और कुछ शिखर जी बताएंगे कौन कौन जगह पर बहुत महंगे हेक्टेयर के हिसाब से जहाँ दिया गया मुआवजा बहुत अच्छी तरह से दिया गया। अब मुझे लगता है कि समय से पहले रोड बन जाए, ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि शहर के लिए होगी कि इंदौर उज्जैन के लिए 2 रोड मिल चुके रहेंगे, ये भी एक अच्छी बात होगी। क्या जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो हमने खबरों पे चर्चा के बीच में पहले तो अहिल्या पथ की बात की थी जो कागजों में धरा रह गया, हालांकि ग्रीनफील्ड कागजों में नहीं रहेगा। ग्रीनफील्ड वहीं से शुरू हो रहा है जहां से अहिल्या पथ खत्म हो रहा था। ग्रीनफील्ड की तैयारी हो गई है कि ये इंदौर के सांवेर और हाथोद तहसील से होता हुआ उज्जैन में दाखिल होगा और उज्जैन की एक तहसील से साथ में सीधा इसका कनेक्शन रहेगा। 48 किलोमीटर का जो बताया जा रहा है एक्सप्रेस हाईवे बताया जा रहा है, अपने आप में कहीं बीच में स्टॉप नहीं दिया जा रहा। बहुत अच्छी बात है कि हम सीधे रफ्तार से उज्जैन पहुंच जाएंगे। इसके अंदर आपको जो मुआवजा तय किया गया, अवार्ड तय किया गया है, इंदौर के मुझे लगता है कि अब तक के इतिहास में सबसे महंगा मुआवजा तय किया गया है। बुढ़ानिया के किसानों को 10 करोड़ रुपए हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा दिया जा रहा है। इससे आप समझ सकते हैं कि ज़मीनों की कीमत कितने आसमान को छू चुकी है। और ये ज़मीन देने के लिए किसान भी इसलिए तैयार हो गए हैं। किसानों ने हालांकि नानुकुर भी की थी, पर किसानों को बहुत अच्छे से पता है सरकार ने अगर चाह लिया है तो लेके ही रहेगी, इसलिए देने को भी राजी हो गए। पैसा भी ठीक मिल रहा है, जो ज़मीनों की गाइडलाइन है उससे काफ़ी ज़्यादा पैसा मिल रहा है। ऐसे में 10 करोड़ रुपए हेक्टेयर के हिसाब से तो बुढ़ाने वालों की तो चांदी है। उसके बाद हाथोद तहसील में और आगे बढ़ रहे हैं, सांवेर तहसील में उन्हें भी अच्छा पैसा मिल रहा है क्योंकि वो शहर से थोड़ा सा दूर का इलाका है। कुल मिलाकर ये है कि इंदौर में विकास की एक नई राह जो ग्रीनफील्ड से जो इंदौर उज्जैन के बीच में मिलेगी। अभी आप जो इंदौर से उज्जैन वाले रोड की बात करते हैं वहाँ आप देखिए ज़मीन के भाव आसमान छू चुके हैं और अब ग्रीनफील्ड के आसपास की ज़मीनों के भाव भी आसमान छूने को तैयार हैं। बहुत सारी ज़मीनें तो जादूगरों ने पहले ही ले ली है, सबको मालूम था कि ये रोड सियासत के पहले बन जाएगा। अब आपको आने वाले समय में पता लगेगा कि ये ज़मीन उसकी है, ये ज़मीन उसकी है। अब हम प्रभात खंड खबर की बात कर लें। प्रभात खंड की खबर केवल आपके नॉलेज में डालते हैं। MR4 की जद में 167 मकान आए हैं। MR4 कौन सा हुआ, जो स्टेशन से, रेलवे स्टेशन से निकलकर सीधा लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन से होता हुआ मोरी प्रतिमा तक जाता है। इसके अंदर 167 मकान आए हुए हैं। हम इस पर पहले भी बात कर चुके हैं, मकान आ गए हैं, दुकान आ गई, सब आ गए, पर आगे गाड़ी वहीं की वहीं खड़ी हुई। होना क्या है ये मुझे नहीं मालूम, क्या होना है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब तक बाधाएं हटती नहीं है। सबसे बड़ी बाधाएं भागीरथपुरा का अड़ंगा है। भागीरथपुरा आप हटाने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। जिस दिन आपने भागीरथपुरा की हिम्मत जुटा लेंगे MR4 बन जाएगा। तो भागीरथपुरा में इस समय तो कोई हाथ डालेगा नहीं, क्योंकि एक खाता खुला हुआ है, पहले वो खाता निपटे उसके बाद में दूसरा खाता खोल पाएंगे। वहाँ कोई झांकना भी चाहिए। भागीरथपुरा की फाइल ही आते ही लोग अलग हटा देते हैं। अब हम बहुत महत्वपूर्ण खबर बात करें। कल मंत्री जी मनसुख मांडविया जी इंदौर में थे और बजट पर तमाम विषयों पर चर्चा होना थी। एक कार्यक्रम और था नेहरू अपना रवि नाट्य गृह में, जहाँ पर सफाई मित्रों के साथ में नया गाना लॉन्च किया जाना था। पर अपना कद बढ़ाने के लिए तथाकथित नेता लोग किस प्रकार से कर्मचारियों का उपयोग करते हैं, किस प्रकार से लोगों को रोक कर रखते हैं, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होती है। अपने नंबर और कद बढ़ाने का फायदा तो उठाते हैं वे, पर कर्मचारियों के सम्मान का कोई ध्यान नहीं रखा जाता। कल 2.5 घंटे तक मंत्री के सामने भूखे प्यासे बैठे रहे कर्मचारी। तमाम जिन लोगों को नगर निगम से लाया गया था, जहाँ जहाँ से भी जो लोग आए थे, जो परिवार के दूसरे भी आए थे, जो महिलाएं भी आई थी, वो सब केवल इस बात को लेकर दुखी थे कि एक तो कार्यक्रम बहुत लेट शुरू हुआ और कार्यक्रम को लेकर शिकायतें लगातार बनी रही। मेरा ये मानना है, आप कार्यक्रम करते हैं तो आपको फिर सारे लोगों का पूरा ध्यान होना चाहिए। तय समय पर नहीं हो रहा है तो पहले से आप उनके नाश्ते व्यवस्था सबकी व्यवस्था कर देना चाहिए। क्या बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कल का दिन महिलाओं के इंतजार की इंतहा का हो गया। बात कर लेते हैं, दोनों कार्यक्रम महिलाओं से जुड़े हुए कार्यक्रम थे। नगर निगम की बात कर ली जाए, स्वच्छता का नया गीत लॉन्च करने के दौरान महिला सफाई मित्रों से रवि नाट्य गृह के हाल को भर दिया गया।
सुबह 11 बजे ही इनसे अपने अपने इलाके का काम निपटा के लाके यहाँ बिठा दिया गया। न चाय न नाश्ते का इंतजाम किया गया, न पानी का इंतजाम था। हाल में बैठे बैठे मंत्री जी का 3 घंटे तक इंतजार किया, तब मंत्री जी आए, तब कहीं जाके गाना लॉन्च हुआ और 1 घंटे तक मंत्री जी और तमाम लोगों को सुनने के बाद में जैसे तैसे महिला कर्मचारी अपने घर जा पाई। हालांकि खूब कोसा ये वो सफाई, एक तरफ मंत्री जी मन से इन्हें सफाई हीरो का, ये जो सफाई हीरो हैं शहर के, इनकी तारीफ कर रहे थे, दूसरी तरफ जिम्मेदारों को वही सफाई हीरो कोस रहे थे कि कम से कम सुबह से बुला के बिठा दिया था तो कुछ खाने पीने का इंतजाम तो करा देना था। ये तो बात हो गई सफाई महिला मित्रों के साथ में जो हुआ उसकी। अब बात कर लेते, शहर में एक दूसरा कार्यक्रम था, बजट पर संवाद करने के लिए महिलाओं को जुटा लिया गया था। महिला मोर्चा का कार्यक्रम था। महिला मोर्चा में नए अध्यक्ष की ताजपोशी होनी है, दावेदारों ने भीड़ जुटा ली। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और 2 नंबर विधानसभा में कार्यक्रम इसलिए रखा गया था कि यह महिलाओं को जुटाने में दिक्कत नहीं आएगी। कोशिश तो ये होनी थी कि उन महिलाओं को जुटाया जाना था जो बजट को समझ सकती हो, पर मकसद था हॉल भरना, तो जो मिला सबको मिला के बिठा दिया गया। वहाँ भी 3 घंटे मंत्री जी का इंतजार हुआ और इंतजार के बाद महिलाएं जाने लगी। जब मंत्री जी पहुंचे तो आधे से ज़्यादा महिलाएं बाहर निकल चुकी थी। बड़ी मुश्किल से जो इन्हें लेके आए थे उन्हें हाथ पैर जोड़ते हुए उन्हें बिठाया रखा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं और इंतजार की इंतहाई कर देते हैं, तो इस पर मुझे लगता है ऐसे कार्यक्रम में नेताजी को भी समय पर पहुँचना चाहिए। और अगर उसके बाद जो गलत हुआ तो माफ़ी मांगना चाहिए कि अगर हमारे कारण कोई दिक्कत हुई। पर अमूमन ये होता है कि नेताओं को लगता है अपने क्या करना, अपन ने अपने नंबर बढ़ा लिए, दूसरे के नंबर कम हो रहे हैं या दूसरे का सम्मान कम हो रहा है, तो ये गलत परंपरा भी है। इससे अगली बार आपका विश्वास टूटता है लोगों के प्रति। वैसे अब इस मामला यूँ भी नहीं है कि राजनेताओं पर लोगों का विश्वास रहा ही नहीं, सब जानते हैं कि सब आपका उपयोग कर रहे हैं। जब तक उनको उनकी राजनीति चमकाना है वो आपका उपयोग करते रहेंगे। तो ये तो थी खबरें और महत्वपूर्ण जानकारी जो हमने आपको दी। हमारा आग्रह इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक लाइक करें और अपने मित्रों तक लिंक जरूर भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद।